नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, बहुत दिनों बाद हमारी क्लास हो रही है आज। तो सबसे पहले माफ़ी चाहती हूँ। और मुझे एक लड़की है, तो वो बहुत ज़्यादा कमेंट कर रही थी कि मैम आपकी क्लास क्यों नहीं आ रही है। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे भी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पाई थी इतने दिनों से। तो अब मैं आ गई हूँ, तो आपको पता है कि क्लास रेगुलर रहेगी वापस। तो क्लास के बारे में आप चिंता ना करें कि मैम कक्षा क्यों नहीं हो रही है अपनी। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम पूरा पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के मैं कि नहीं मैम आप साहित्य को पूरा नहीं करवाओगे। जैसे आपका ग्रेड फर्स्ट का और सेकंड का सिलेबस है, तो वो मैं पूरा करवाऊंगी। ये मैंने वादा किया है, तो उसको निभाऊंगी कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा करूंगी। तो अब हम समय को ध्यान में रखते हुए हम अपनी कक्षा स्टार्ट ही कर देते हैं। कि हम आदिकाल के बारे में पढ़ रहे थे, और आदिकाल के बारे में हम जब जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, तो अब अपना ज़्यादा ज़्यादा नहीं रहा पहले का जो सिलेबस हुआ था। तो आदिकाल का आज हम कल से, जैसे आज की क्लास तो अपने जैसे कुछ महत्वपूर्ण कथन रहेंगे, क्योंकि आजकल अपने जो नेट वगैरह में इनमें ना ग्रेड फर्स्ट में इनमें आप लोगों को भी पता है कि कथन कितने पूछने लग गए हैं, कि जैसे कथन दिया रे किसका कथन है। तो आप लोगों को कथन पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। आज हम कथन पढ़ेंगे, उसके बाद में कल से हम आदिकाल के जो विभाजन है, जैसे साहित्य, रासो साहित्य है, अपभ्रंश साहित्य है, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज शुरुआत करते हैं आदिकाल के संबंध के बारे में। आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन क्या क्या है। जैसे आदिकाल के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कथन दिया था। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने, और अपने जो राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, इनके कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, तो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बाकी ऐसे तो अपने पास 50 कथन है, तो 50 ही हम जरूर नहीं कि यहाँ पढ़े, लेकिन आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण में 10-15 कथन है वो लेके 10 कथन है वो लेके आई हूँ आपके सामने। तो 10 कथन के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो आदिकाल के बारे में उन्होंने क्या कथन दिए थे। तो उन्होंने कहा था, शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में आदिकाल के समान इतने विरोधों स्वव्यघातों का युग कभी आया होगा। यानी कि इनका जो कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में आदिकाल के समान क्या है, आदिकाल के समान इतने विरोधों और स्व स्वतः व्याघातों, ये स्वतः व्याघातों यानी स्वतो व्याघातों का युग कभी आया होगा। ये कथन किसका, अपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका है साथियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। एक मिनट, मेरा पेन पेन ले लेती हूँ मैं। हाईलाइट करने के लिए पेन की ज़रूरत पड़ती है, आपको पता है कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लगानी पड़ती हैं, तो इम्पोर्टेंट के लिए ठीक है। तो ये कथन किसका हो गया, आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो महत्वपूर्ण भी है, पूछा गया है एग्जाम में, तो ये महत्वपूर्ण अपने लिए, ठीक है। अगला जो अपना कथन है वो भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार है, तो उसके बारे में हम बात करें। आदिकालीन साहित्य भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। तो ये कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कि आदिकालीन साहित्य भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, ठीक है साथियों। ये दोनों कथन किसके हो गए, अपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। आगे हम बात करें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार जो कुछ महत्वपूर्ण कथन है उनके 4-5, उनके बारे में बात कर लेते हैं हम। अब अपभ्रंश और हिंदी दोनों अलग अलग भाषा है। क्या बोला था अच्छा, हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, अपभ्रंश और हिंदी दोनों अलग अलग भाषा है, लेकिन निकट की भाषा है। कौन सी है, निकट की भाषा है। अतः अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य में शामिल कर लेना चाहिए। ये कौन कहते हैं, अपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अपभ्रंश भाषा को हिंदी साहित्य में शामिल कर लेना चाहिए। ये कथन किसका हो गया, अपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका हो गया साथी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। अगले कथन के बारे में हम बात करें, वो भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है। तो द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 10वीं सदी से माना है, लेकिन हिंदी साहित्य का वास्तविक प्रारंभ, वो क्या बोलते हैं द्विवेदी जी, कि द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 10वीं सदी से माना, लेकिन हिंदी साहित्य का वास्तविक प्रारंभ भक्ति काल से माना। यानी कि उन्होंने भक्ति काल है उसका, वहां से उन्होंने वास्तविक प्रारंभ माना था हिंदी साहित्य का, क्योंकि भक्ति काल का संपूर्ण साहित्य हिंदी की बोलियों में रखा गया है लिखा गया है, ठीक है साथियों। तो ये कथन भी किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे हम बात करें
कुछ और कथन है जो महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है। आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने को पता हमेशा कि या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन पूछे जाते हैं या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। ये दो तो हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद अगर आपको पूछा जाएगा तो अगला या तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का नाम आ जाता है। लेकिन हमेशा अधिकतर मैंने जहाँ तक अब तक के मैंने एग्जाम में देखा है, तो जब भी कथन की बात आई है तो उसमें 70% 80% हमेशा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी या फिर अपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन ही होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। और ये मैंने आपको क्लास में शुरू में ही, जब अपनी क्लास की शुरुआत हुई थी तभी मैंने बता दिया था कि अपना जो हिंदी साहित्य का आविर्भाव, इसकी बात कौन करते हैं? अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी करते हैं। और ये पहले एग्जाम में आया हुआ है ये कथन। ठीक है साथियों, तो इस पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस पे फोकस करना आपको कि ये महत्वपूर्ण कथन है, दोबारा कहीं पूछा ना जाए। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या बात करते हैं? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। ठीक है साथियों, तो अच्छे से याद रखना कुछ कथन महत्वपूर्ण, जिसको मैं महत्वपूर्ण में भी महत्वपूर्ण कथन के मैं आपके जो निशान लगा रही हूँ कि हाँ ठीक है ये इंपॉर्टेंट, जो पहले एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, अगले कथन के बारे में हम बात करें। वीर गाथा काल का समय महाराज भोज से लेकर हमीर देव चौहान विक्रम संवत 1050 से 1375 के काल के कुछ पीछे तक समझना चाहिए। यानी कि जो वीर गाथा काल का समय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि वीर गाथा काल का जो समय है वहाँ यानी महाराज भोज से लेकर हमीर देव चौहान तक का काल, जिसके कुछ पीछे तक का समझना चाहिए। ये कौन कहते हैं? अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और ये कथन एक बार नेट पे पूछा गया था ऐसे कि महाराज भोज से लेकर हमीर देव तक का जो काल है, ये इसके बारे में बात कौन करता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी करते हैं। क्योंकि साथियों जो क्वेश्चन नेट में और जैसे बिहार में जो टीजीटी पीजीटी में जो पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन धीरे धीरे आजकल अपने आरपीएससी अपने इधर उठाने लग गई क्वेश्चनों को। तो आप उन क्वेश्चनों को एक बार है ना, जितना हो सके अपने जो टीजीटी पीजीटी के जो पेपर है हिंदी साहित्य के इतिहास के, वहां से आप उन पेपरों को पुराने को देखो। हर एक क्वेश्चन उधर का पढ़ो कि आप उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि आरपीएससी आजकल लेवल चेंज करने लग गई है, आपको भी पता है इस चीज़ का। तो आप क्वेश्चन का जो तरीका है जितना हो सके उतना डीपली पढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि जैसे अपन खुद देखते हैं कि महत्वपूर्ण क्या होता है, अपन कुछ हाईलाइट करते हैं कि मैम ये महत्वपूर्ण है, ये पिछले आया हुआ है। लेकिन आजकल आरपीएससी बहुत ज़्यादा डीपली पूछने लग गई है क्वेश्चनों को। तो अपने को भी लेवल डीपली लेके ही चलना है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर का पढ़े फिर क्वेश्चन नहीं बैठे तो एग्जाम में, तो फिर आप लोग ही कहते हो कि मैम क्वेश्चन बहुत पेपर बहुत टफ आया था। जैसे अभी सेकंड ग्रेड का आया था, बहुत सारे बच्चों के पेपर नहीं बैठा सेकंड ग्रेड का, तो नहीं बैठा उसमें क्या। और ग्रेड फर्स्ट का काफ़ी अच्छा सरल पेपर आया था। तो इसे कोई कह नहीं सकता कि पेपर कहाँ से आ जाए। ठीक है, तो अपने को तो अपना लेवल जीरो से लेना है और डीपली ही पढ़ना है। ठीक है साथियों, आगे हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन के बारे में। इस काल की साहित्यिक सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसमें कुछ असंदिग्ध और कुछ संदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास हिंदी है। कौन कहते हैं ये बात भी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्या कहते हैं? इस काल की साहित्यिक सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसमें संदिग्ध और असंदिग्ध, यानी कि पहले असंदिग्ध दिया होता, आप असंदिग्ध ही याद रखिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो असंदिग्ध और कुछ संदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास हिंदी है। ये बात कौन करते हैं? अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब हम जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है इनके कुछ चर्चित कथन, यानी कि कुछ जो महत्वपूर्ण कथन जो हमेशा पूछे जाते हैं या फिर उनकी कुछ विशेषता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये भी अपने पूछा गया एग्जाम में, तो ये भी एक बार इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना, इनको भी याद रखने वाली चीजें हैं। आगे हम बात करते हैं शुक्ल जी के चर्चित कथन के बारे में। प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानना चाहिए। पुरानी हिंदी के सबसे प्राचीन नमूने धारापति राज भोज के चाचा वागपति राज मुंज के यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये बात कौन कहते हैं? अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्या कहते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानना चाहिए। ये भी एग्जाम में पूछी गई लाइन है पूरी सेम, ऐसे कैसे पूछी जाती है। अपने हिंदी में कोई रूल नियम चेंज नहीं होते, कोई ऐसा मैथ जैसा नहीं कि कोई मैम नियम चेंज हुआ क्वेश्चन चेंज हुआ। अपने तो सेम वैसी लाइन एक बार याद की और आगे अपने को सेम वैसे की वैसे एग्जाम में देखने को मिलती। अपने को तरीका चेंज नहीं होता, कोई पैटर्न चेंज नहीं होता, कोई सूत्र नहीं लगते अपने हिंदी में। तो आराम से जो भी लिखा हुआ है, जो भी पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़े और उसको एग्जाम में आपको सेम वैसी की वैसी लाइन देखने को मिलती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कथन के बारे में चल रहे थे हम, वही कि जो
आगे हम बात करते हैं आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, कुछ कथन आ गई, इनके कथन के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एक दो कथन इनके भी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पहले आ गए थे। तो आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐतिहासिकता यानी ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वर और मनुष्य के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न दिखाई देता है। क्या कि आदिकालीन कवि, जो आदिकाल के जो कवि हैं उनमें सभी में धार्मिकता और ऐहिकता यानी ऐतिहासिकता और वीर और श्रृंगार, ईश्वर और मनुष्य के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न दिखाई देता है। यह कथन किसका? अपने आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। ठीक है। इनका एक कथन और है, जो है कि आदिकालीन कवि मनुष्य को ईश्वर के रूप में विचित्र करना चाहता है। जो आदिकाल के कवि हैं वो सारे जो मनुष्य है उसको ईश्वर के रूप में विचित्र करना चाहता है। यह कथन किसका? अपने आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। इनका जो एक कथन और है, अंतिम जो इनका कथन है वो है, आदिकालीन साहित्य में वैविध्य भरपूर है, विषयों का, काव्य रूपों का और काव्य भाषा के आधार रूपों का जो वैविध्य है वो क्या है? भरपूर है। ये कथन भी किसका है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। ठीक है साथियों, तो इसमें एक ये अपने इम्पोर्टेंट है जो आ सकता, पूछ सकते हैं भविष्य में, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, कुछ कथन और बच्चे हमारे पास जो उनके बारे में बात कर लेते हैं। आदिकालीन साहित्य मुख्यतया प्रेम और वीर रसों में संबंधित है। क्या है साथियों? आदिकालीन साहित्य मुख्यतया प्रेम और वीर रसों में संबंधित है। यानी कि ये बात कौन करते हैं? अपने आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये कहते हैं कि इनका जो कथन है, इनके भी ये एक कथन है जो ये महत्वपूर्ण था अपने लिए, आदिकालीन साहित्य मुख्यतः प्रेम और वीर रासों से संबंधित है या वीर रासों में संबंधित है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं अपना डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। इन्होंने भी अपना जो एक कथन है महत्वपूर्ण वो दिया, तो इनको भी, इनका कथन भी रखा है क्योंकि पूछा जाता है कभी कभी। तो आदिकालीन साहित्य परस्पर अंतर विरोधों का साहित्य है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पता है कि आया हुआ है पहले, और मैंने बताया जब अपना आदिकाल पढ़ रहे थे तब भी अपने पास यही सेम लाइन आई थी। तो ये कथन किसका? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको भी याद कर लेना आपको। ठीक है। आगे एक नोट में जो लिखा हुआ महत्वपूर्ण बात है कि आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कौन कहते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी करते हैं। यानी कि अंतर विरोधों का साहित्य कौन कहते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कौन कहते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये आपको ध्यान रखना होगा, दोनों में कंफ्यूज ना हो कि आदिकालीन साहित्य में अंतर अंतर विरोधों का साहित्य कौन कहता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और लोक प्रवृत्ति का युग कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो एक कथन है अपने पास रामविलास शर्मा जी के अनुसार, जो कथन है इनके बारे में हम बात करते हैं। यह हिंदी साहित्य के विध्वंसक से आलोचक माने जाते हैं। रामविलास शर्मा हिंदी के बड़े प्रगतिवाद, मार्क्सवाद और साम्यवादी आलोचक माने जाते हैं। कौन? डॉक्टर जो रामविलास शर्मा जी अपने, वो हिंदी के बड़े प्रगतिवादी, मार्क्सवाद और साम्यवादी आलोचक माने जाते हैं। ये कौन कहते हैं? रामविलास शर्मा जी। ठीक है साथियों। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, इनका एक कथन और है, तो वो है, अपभ्रंश और हिंदी में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ये दोनों अलग अलग भाषा है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है साथियों, याद कर लेना आपको कि कथन इंपॉर्टेंट है। आजकल कथन के इतने क्वेश्चन आने लग गए हैं कि ये आपको खुद को अच्छी तरीके से पता है। एग्जाम में बैठ रहे हो, एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आप कथन देखते हो तो फिर मन में यही आता है कि खास मैं कुछ कथन पढ़ लेता तो आज मेरे यहाँ क्वेश्चन सही हो जाता। तो रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि अपभ्रंश और हिंदी जो दोनों भाषा है, इनमें दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ये दोनों क्या है? अलग अलग भाषा है। ठीक है साथियों। आगे हम बात करते हैं, तो आदिकाल नामकरण की जो उपयुक्तता है इसके बारे में हम बात करते हैं कि हम आदिकाल के बारे में, अब हमारा कुछ ही और रहा है, उसके बाद हम आदिकाल साहित्य में जो अपन साहित्य है उसको शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है। आदिकाल कहने से भाषा, शिल्प, संवेदना, शैली इत्यादि से संबंधित गुत्थियां सुलझ जाती है। कुछ विशेषताएं जो अपन देख लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है विशेषता के अंदर, तो अपना क्वेश्चन गलत नहीं हो, तो अपने को अपना क्वेश्चन सही करने के लिए थोड़ा डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। तो आदिकाल कहने से भाषा, शिल्प, संवेदना, शैली इत्यादि से संबंधित गुत्थियां सुलझ जाती है। ठीक है। दूसरा जो अपने दूसरे पॉइंट की तरफ हम ध्यान दें, तो भाव के स्तर पर भक्ति, नीति, वीर, श्रृंगार, अध्यात्म इत्यादि से संबंधित जो भाव आगे के साहित्य में संचारित हुए हैं, उनका आदि रूप यहाँ उपस्थित है। कौन कौन से भाव के स्तर पर? भक्ति, नीति, वीर, श्रृंगार और अध्यात्म इत्यादि। यानी कि जो
भक्ति नीति वीर श्रृंगार जो अध्यात्म ये आदि जो भाव है, इनसे संचालित हुए उनका आदि रूप यहाँ उपस्थित है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शिल्प और शैली से संबंधित वे सभी रूप जो आगे के साहित्य में प्रभावित हुए हैं, वे सभी आदि रूप में समाहित है। जैसे शिल्प और शैली से संबंधित वे सभी रूप जो आगे के साहित्य में प्रभावित हुए हैं, वे सभी आदि रूप में समाहित है। जैसे अब आप देखते हैं सबसे पहले उपदेश रसायन रास, ये कौन से काव्य में, तो ये खंड काव्य से संबंधित है। उपदेश रसायन रसायन रास में कौन सा काव्य, तो खंड काव्य। बीसल देव रासो ललित मुक्तक काव्य। ठीक है साथियों, पृथ्वीराज रासो में कौन सा काव्य, तो महाकाव्य से संबंधित है ये। राहुल वेल चंपू काव्य, प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र, उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ और वर्ण रत्नाकर शब्दकोश जो कि मैथिली में गद्य रचना में सम्मिलित है। तो साथियों, यहाँ से जो ये अपना जो तीसरा पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन कैसा आएगा एक बार मैं बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन आएगा अपना कि निम्न में से असुमेलित है या फिर सुमेलित कीजिए। दो क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो सुमेलित कीजिए या फिर असुमेलित क्वेश्चन बताइए। अब जैसे आपको इधर दे देंगे, चार नाम दे देंगे आपको कि जैसे बिसल देव रासो कौन से काव्य से संबंधित है, फिर पृथ्वीराज रासो, राहुल वेल, प्राकृत पेंगलम, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, यहाँ तक कि ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर, पृथ्वीराज रासो और राहुल वेल, बिसल देव, ये पांचों तो एग्जाम में पूछे गए हैं एक बार। तो आपको इसको भी याद अच्छे से रखना है कि यहाँ से भी क्वेश्चन में आपको मिलान में, हमेशा मिलान में मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन कि या तो सुमेलित में या फिर असुमेलित में, या फिर तीन कोई और, चार कोई और दे देंगे, एक कुछ अलग दे देंगे। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ध्यान में रखना है। तो उपदेश रसायन रास जो है वो खंड काव्य में संबंधित है, और बिसल देव रासो ललित मुक्तक काव्य, पृथ्वीराज रासो जो है वो महाकाव्य, राहुल वेल चंपू काव्य से संबंधित है, प्राकृत पेंगलम जो है अपने छंद शास्त्र से संबंधित है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है व्याकरण ग्रंथ से संबंधित है, और वर्ण रत्नाकर अपने वो शब्दकोश यानी मैथिली में गद्य रचना से संबंधित है। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं। यहाँ तक आपको आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और जिन साथियों को समझ में नहीं आई वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि मैम हमारे को यहाँ से जो चीज़ है वो समझ में नहीं आई है। तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट एक बार वापस फिर से समझाने की कोशिश करें, या फिर जैसे आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज के नाम से, आप हिंदी में लिखे प्रबोध क्लासेज, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप कमेंट कर दीजिएगा आराम से इधर। वैसे हम पीडीएफ जो डेली यहाँ पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो आप टेलीग्राम से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर किसी साथी को फिर भी अगर पूरे नोट्स चाहिए कि मैम हमें नोट्स चाहिए, और मेरे हिसाब से मैं सबसे बढ़िया बात बताऊँ ना, अपने हाथ से जो अपन कुछ लिखते हैं ना वो हमेशा अपने दिमाग में याद रहता है। हाथ से बोले आप डेली है ना 2 पेज लिखो, दो नहीं तो 1 पेज लिखो, लेकिन डेली लिखो। जो हम देख मैं ना इतना भी नहीं पढ़ाती हूँ कि आप लिख नहीं पाओ। मेरे हिसाब से मेरी पीपीटी में यहाँ रोज के 10-15 पेज होते हैं, तो शायद मेरे हिसाब से आपके रजिस्टर में 3-4 पेज मान लो इतने भरेंगे। तो आप डेली के 4 पेज लिख के याद कर सकते हो साथियों। और अगर इतना नहीं कर सकते हो तो फिर तो आपका एग्जाम देना भी क्या मतलब, फिर तो इतना तो लिख के याद करना ही पड़ेगा। मेहनत लक्ष्य पाने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ती है। आगे हम बात करते हैं, बाकी आपको जैसा उचित लगे। आदिकाल शब्द उन सभी व्यापक प्रवृत्तियों का बोध होता है जो इस समय में मिलती हैं। एक अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बहुत शानदार, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में क्या अपने भाव बताए थे, और इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में क्या कहा था कि जो अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल की जो आदिकाल है उसके अंदर पेज नंबर 4 में कहा था ये कथन, और ये बात कही थी उन्होंने कि आदिकाल नामकरण की कमजोरी को भी इंगित करते हुए कहते हैं कि यह काल कोई आदिम मनोभावनापन परंपरा वीर निर्मुक्त एवं काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह उचित नहीं है कि क्योंकि यह काल अधिक परंपरा प्रिय रूढ़ियों से ग्रस्त सजग एवं सचेत कवियों का काल है। पाठक यदि इस असावधानी से सावधान रहे तो आदिकाल नामकरण सर्वथा उपयुक्त है। क्या कहा था जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है अपने, उन्होंने कहा था कि आदिकाल नामकरण की कमजोरी को बताया था उन्होंने कि यह कोई आदि मनोभावनापन परंपरा या फिर वीर निर्मुक्त या फिर एवं काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह उचित नहीं है
क्योंकि यह काल अधिक परंपरा प्रिय रूढ़ियों से ग्रस्त सजग व सचेत कवियों का काल है। पाठक यदि इस असावधानी से सावधान रहे तो आदिकाल नामकरण सर्वथा उपयुक्त है। ये कथन किन्होंने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, जो अपने को ध्यान में रखना है। फिलहाल एक बार पूछा गया है, लेकिन इतना डीपली नहीं पूछा गया, जनरली दिया गया था ऐसे कि आदिकाल को जो सर्वथा उपयुक्त नहीं बताया था, या फिर उसको जो असावधानी, मतलब ये पूरा एक पैराग्राफ दिया गया था। उसके बाद कथन का पूछा गया था, ये कथन किसने दिया था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। तो जब एक बार पूछा गया है तो आपको इसको हमेशा माइंड में रखना है। तो ये रटने वाली बात नहीं कि इसको आप रट के याद करो या फिर कुछ ऐसे। ठीक है, एक बार पढ़ लिया मन में तो ये आप जैसे देखोगे ना, कथन आदिम मनोभावना की बात वगैरह कौन करते हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं आदिकाल साहित्य का विभाजन। मैंने कहा था ना कि अपने आदिकाल साहित्य के विभाजन में हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। अब अपने पास इतना नहीं है कि हम और अपनी क्लास रेगुलर रहने वाली है, तो आप इतना टेंशन नहीं ले कि मैम क्लास क्यों नहीं आ रही है। मुझे एक जो लड़की है, अब दीदी जो भी है, वो मेरे लिए तो मेरे बराबर है। तो वो तो दीदी मुझे मतलब डेली कमेंट करते हैं कि मैम क्लास क्यों नहीं आ रही है, मैं एक महीने से इंतजार कर रही हूँ। तो माफ़ी चाहती हूँ कि आपको अब एक दिन भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो हम आदिकाल का विभाजन के बारे में बात करते हैं। तो आदिकाल का जो विभाजन है, इसमें अपभ्रंश साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, विद्यापति साहित्य, फागु काव्य साहित्य और अमीर खुसरो, इनके बारे में हम पूरा बात करेंगे और पूरी चर्चा करेंगे, वो भी फिर पूरी डिटेल से। ऐसा नहीं कि आपका एक भी क्वेश्चन हाथ से चला जाए। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको जितना हो सके उतना डीपली पढ़ो। आपको इधर से उधर कोई गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इन नोट्सों को अच्छे से पढ़ लेना साथियों। तो अपन आदिकाल के साहित्य के बारे में बात करेंगे। तो कल हम जो अपनी क्लास रहेगी वो अपभ्रंश साहित्य से शुरुआत करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम नाथ साहित्य के बारे में बात करेंगे कि नाथ साहित्य में कौन कौन से गोरखनाथ और अपने पास जो भी है उनके उनके जो शिष्य वगैरह उनके बारे में बात करेंगे। सबसे प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो सबके बारे में हम बात करेंगे। फिर अपने पास सिद्ध साहित्य के बारे में बात करेंगे। फिर रासो साहित्य है, पर रासो साहित्य में अपने जैसे बिसल देव अपने पृथ्वीराज रासो और खुमान रासो, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर जैन साहित्य है, फिर लौकिक साहित्य के बारे में बात करेंगे। फिर विद्यापति साहित्य अपने, और फागु काव्य साहित्य है, अमीर खुसरो खड़ी बोली के कवि अपने अमीर खुसरो। तो ठीक है साथियों, आज की कक्षा अपनी यहीं तक रहेगी, क्योंकि बाकी का हम जो कल से शुरुआत करेंगे, तो आप थोड़ा बहुत जैसे यहाँ आने से पहले कुछ पढ़ लिया करो, कहीं से आपके पास कोई बुक वगैरह हो तो थोड़ा आप देखा करो कि जो हम पढ़ रहे हैं, आज की क्लास ले रहे हैं, तो एक बार अगर आप पहले खुद पढ़ के और फिर क्लास लोगे ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ मैंने वाकई में पढ़ा है, ये सब चीज़ें मैंने अभी किताब में पढ़ी थी और मुझे अब अच्छे से समझ में आ रही है। एक बार आप किसी बुक से पढ़ो, क्योंकि अपन किसी बुक को पढ़ते हैं ना, तो एक बार में हम 10 पेज नहीं पढ़ पाते बुक के। लेकिन आप जैसे उस बुक को पढ़ोगे, फिर यहाँ से आप नोट्स बना के फिर नोट्स पढ़ोगे ना, आपको जरूरी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी रट्टा मारने के बाद में कि मुझे एग्जाम से पहले डिप्रेशन में जाना पड़े। तो आप इतना तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है साथियों, आज के लिए धन्यवाद।